नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं टॉपिक 7 स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। हिस्ट्री इतिहास का पार्ट 1 होगा और ये है आपका 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना, ठीक है। ये टॉपिक आपको जेटेट के न्यू सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। अब बता देते हैं कि यह कंटेंट आपको कहाँ मिल जाएगा। देखिए, अभी तो आपको हम बता दे रहे हैं कि बहुत से इंस्टीट्यूट, बहुत से चैनल आपको कहाँ से प्रश्न देना है, कहाँ से क्या करना है, कुछ उन लोग को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। आपको पढ़ना है JCERT जैक का किताब, तो आप वहाँ से तैयारी कीजिएगा। आपको 100% वहाँ से ही आपका रहेगा ही रहेगा, इसके लिए आप डाउट मत रहिएगा, लेकिन वहाँ से अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा। तो ये 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना आपको दिया कहाँ से है, तो इसके लिए देखिए आप जाइएगा JCERT क्लास 7 का एक्सरसाइज 10 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड सरकार के सरकारी विद्यालय में जो फ्री टेक्स्ट बुक उपलब्ध हैं, वहाँ पर आप क्लास 7 का ले लीजिएगा हिस्ट्री, और वहाँ पर देखिएगा एक्सरसाइज 10 में आपको 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचना मिलेगा, ठीक है। और वहाँ से प्रश्न आपको होगा। तो हम देखिए उसी कड़ी में यहाँ पर आपको हैंड रिटेन नोट्स किताब का ही बनाए हुए हैं, आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा सेशन होगा और आप सभी को इसमें हम अलग अलग देखिए करके करवा रहे हैं। पहले आज थ्योरी क्लासेज को हम लोग करेंगे, नेक्स्ट डे उसका MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और उसके नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, महामैराथन क्लास को करेंगे, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको हिस्ट्री सेशन में कहीं से छूटेगा ही नहीं। और हिस्ट्री सेशन का नोट्स देखिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया बनाया जा रहा है। हर टॉपिक को हमने इस कदर यहाँ पर प्रयास किया है कि आपको समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, ठीक है। जो शिक्षक अब तक JCERT जैक की किताब से नहीं पढ़ रहे हैं, अगर उनको यह वीडियो सजेस्ट होता है तो आप यहाँ से नोट्स लेके ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बहुत कम प्रश्न में बहुत ज़्यादा यहाँ से रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग को सिलेबस में क्या क्या करना है, ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको जानना है कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हो पाया था। तो हम जैसे टॉपिक लिखे उसी तरह हर बार नीचे उसका हर PDF को हम स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको सेकेंड में क्या पढ़ना होगा, पुराने मुगल प्रांत जो हैदराबाद, अवध और बंगाल, इस प्रांत का विवरण पढ़ना है कि कैसे इसको जो है अपने साम्राज्य में मिलाया गया था, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको पढ़ना है राजपूतों जो थे उसकी वतन जागरी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर धर्म, सिख और मराठों के बारे में पढ़ना है। इतना चीज़ को आपको इसमें क्लियर कर लेना है। इतना चीज़ क्लियर रहेगा तो यहाँ से देखिए 2 प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न के लिए आप कितना मेहनत करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। और देखिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़िएगा तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है हिस्ट्री का, लेकिन आपको जो JCERT में जितना निकला है हम यहाँ पर निचोड़ निकाल दें, बस इतना ही आपको देख लेना है। और अगर विशेष डिटेल्स देखना होगा तो इसी को डिटेल्स में और भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुगल साम्राज्य का पतन का कारण क्या हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मुगल साम्राज्य है उसका संस्थापक कौन था, आपको तो बताया थे बाबर, और उसका ट्रिक भी आपको बताया था कि इसके शासक का क्रम क्या था। तो हम बताए थे कि भाजपा का रैली याद रखिएगा, यानी भाजसो याद रखिएगा, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ठीक है। ये औरंगजेब तक आया था, स्टार्टिंग बाबर से हुआ था और लास्टिंग औरंगजेब तक आया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा था। तो देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है, सन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद विशाल साम्राज्य का पतन तेज़ी से शुरू हुआ, ठीक है। विशाल साम्राज्य का पतन
बहुत जल्दी जल्दी होने लगा। इसका कारण क्या था? तो पहला कारण देखिए हम लेकर के आए आपका, पहला है विदेशी आक्रमण। यहाँ पर जो है मुगल साम्राज्य पर बहुत ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुआ। देखिए, साम्राज्य को कमज़ोर पाकर सन 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह, याद रखिएगा नादिर शाह का नाम बहुत बेसब्री से आता है, ठीक है। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और बड़ी मात्रा में धन दौलत यहाँ से ले गया, ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा हुआ रहा। नादिर शाह के बाद उसका जो उत्तराधिकारी यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली आया, वो भी लगातार जो है मुगल पर आक्रमण करते रहा। इस आक्रमण से देखिए यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली जो है 1748 से लेकर 1761 के बीच में उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण कर दिया, ठीक है। इस 5 आक्रमण का परिणाम हुआ कि आपका मुगल साम्राज्य बहुत ही कमज़ोर होते चला गया। इसी तरह से अन्य लोग भी इस पर आक्रमण किए, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और अंग्रेज़ों का यहाँ पर विस्तार होने लगा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पानीपत का तीसरा युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, वो किसके बीच हो गया? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें मराठों का क्या हो गया? हार हो गया और अहमद शाह अब्दाली का जीत हुआ था, ठीक है। जब जीत हुआ तो इस प्रकार मुगल साम्राज्य पर क्या हो गया? अंग्रेज़ों का कब्जा होते चला गया। यह अहमद शाह अब्दाली किधर से था? ये अंग्रेज़ तरफ से था, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ? मुगल साम्राज्य पर अंग्रेज़ों का कब्जा होते चला गया, ठीक है। नादिर शाह शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते हाउस, जिसको मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी लूटकर ईरान ले गया, ठीक है। इसलिए नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। देखिए, नादिर शाह से सबसे बड़ा पॉइंट जो आपके लिए आता है कि शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन को किसने लूटा, ठीक है? तो नादिर शाह ने लूटा, ठीक है। शाहजहाँ का बनाया हुआ तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट कर कौन ले गया? तो नादिर शाह ले गया। कहाँ ले गया? तो ईरान ले गया, ठीक है। इस कारण से नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो बहुत बार प्रश्न पूछता है कि ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों में प्रशासनिक योग्यता एवं क्षमता का अभाव था। जो औरंगजेब का देहांत हुआ तो उसके बाद जो प्रशासनिक थे उनमें अभाव था। उनका आचरण भोग विलास में लिप्त होने के कारण शासन का संचालन संभव नहीं हो पा रहा था। एक दिन अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर भागों को अपने भागों में कब्जा कर लिया, ठीक है। औरंगजेब तक तो यहाँ मुगल साम्राज्य क्या था? सुरक्षित था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे, पहला तो हो गया कि ब्रिटिश यहाँ पर विद्रोह, ठीक है। और दूसरा का हो गया उत्तराधिकारी को लेकर के हम देखें तो उत्तराधिकारियों में क्या था? उनकी योग्यता एवं क्षमता का अभाव था, ठीक है। और वे ज़्यादा किस्में तो भोग विलास के जीवन में लिप्त रहते थे, जिसके कारण वे साम्राज्य पर ध्यान नहीं दे पाते थे। इससे भी यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत के अधिकार पर कब्जा जमा लिया, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट, तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था, जिसको अंग्रेजों ने भारत से निर्वासित कर रंगून भेज दिया था, ठीक है, जहां उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, उसको अंग्रेजों ने क्या किया? भारत से निर्वासित कर दिया और निर्वासित करके उसको कहाँ भेज दिया? रंगून जेल भेज दिया गया और जहां उनकी मृत्यु हो जाती। इस तरह से अंग्रेजों ने क्या किया? मुगल साम्राज्य को तोड़ते गए और वहाँ पर अपना स्थापत्य बनाते गए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 3 स्वतंत्र राज्य के बारे में आपको पढ़ना है। पहला आपको पढ़ना है हैदराबाद। तो हैदराबाद से क्या प्रश्न हो सकता है उसको भी हम लोग बताएंगे। पहले देखिए कि हैदराबाद से क्या क्या कुछ बन रहा है आपका, ठीक है। देखिए पुराना मुगल प्रांत हैदराबाद के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर स्वतंत्र प्रांत हो गया। तो दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक चिनकिलीच खा या आसफ जाह था, ठीक है, याद रखिएगा। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न आया हुआ था। तो स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक चिनकिलीच खा था, आसफ जाह था, ठीक है। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय चिनकिलीच खा जो आसफ जाह है वो बीजापुर का प्रशासक था। पूछता है प्रश्न कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उसमें चिनकिलीच खा कहाँ का शासक था? तो कहाँ का था बताइएगा? बीजापुर का शासक था, ठीक है। चिनकिलीच खा क्या था? तो चिनकिलीच खा ने सैयद बंधु में कौन कौन आता है? अब्दुल्ला खा एवं हुसैन अली खा। याद रखिएगा सैयद बंधु किसको कहते हैं? तो सैयद बंधु अब्दुल्ला खा और हुसैन अली खा का ही नाम है, को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताइए ये जो चिनकिलीच खा था उस सैयद बंधुओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। इसके कारण सैयद बंधु, ठीक है, सैयद बंधु जिसको अब्दुल्ला खा एवं हुसैन अली खा
को नृप निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन दोनों को किसके नाम से? किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए हैदराबाद को सैन्य कार्रवाई के बल पर भारत में विलय किया गया था। याद रखिएगा, हैदराबाद को किस कार्रवाई के आधार पर भारत में विलय करवाया गया? तो सैन्य कार्रवाई। यही प्रश्न अब पूछा गया है। ठीक है, कि हैदराबाद को किस कार्रवाई के आधार पर भारत में मिलाया गया? तो इसको मिलाया गया सैन्य कार्रवाई के आधार पर भारत में विलय किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अब हम लोग अवध के बारे में देखेंगे। हैदराबाद को आपने देख लिया कि सैन्य कार्रवाई के बल पर मिला लिया गया। अब अवध प्रांत की हम बात करेंगे। ठीक है, 3 गो प्रांत है, तीनों प्रांत से एक प्रश्न आ जाता है, इसलिए तीनों का आप अच्छा से देख लीजिएगा। और यही अगर आपको चाहता है कि और डीपली देखें तो आपको इसी चीज़ को और देख लेना है, इससे ज़्यादा चीज़ आपको नहीं देखना है। स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान बरहान उल मुल्क था। ठीक है, स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खान बरहान उल मुल्क था। 1722 ईस्वी में सआदत खान को मोहम्मद शाह ने अवध का नवाब नियुक्त कर दिया था। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1722 ईस्वी में जो सआदत खान थे उसको मोहम्मद शाह को क्या कर दिया? अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। ठीक है, अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। तो वो अवध क्या था? देखिए, अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। क्यों समृद्धशाली प्रदेश था? क्योंकि यह गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग भी था, इसी से होकर गुजरता था। इसलिए जो है अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था। ठीक है, शहादत खान ने क्या किया? तो शहादत खान ने अवध की सूबेदारी, राजनीतिक, दीवानी और फौजदारी तीनों को एक साथ अपने हाथ में ले लिया। देखिए शहादत खान को यहाँ पर बनाया गया। अब शहादत खान ने क्या किया? अवध की सूबेदारी हो गई, राजनीति, दीवानी जिसको वित्तीय कहते हैं, और फौजदारी जिसको सैनिक मामले, ये तीनों पर क्या किया? अपना आधिपत्य जमा लिया। ठीक है, अपने हाथों में ले लिया बहुत जल्द। तो देखिए इसी बीच बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, बक्सर का युद्ध में क्या हुआ आप देख लीजिएगा। तो बक्सर का युद्ध याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध ब्रिटिश शासक अंग्रेज और सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था उसके बीच हुआ था। ठीक है, पूछ देता है बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज और सुजाउद्दौला अवध के नवाब के बीच हुआ, जिसमें सुजाउद्दौला का हार हुआ और अंग्रेजों का जीत हुआ। और ये कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। तो इसमें अंग्रेज का जीत हो गया, इसलिए अंग्रेज का क्या हो गया? आधिपत्य हो गया। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। याद रखिएगा। ठीक है, हेक्टर मुनरो कर रहे थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह था। ठीक है, अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह था। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज में मिला लिया। याद रखिएगा, अवध को किसके आधार पर ब्रिटिश राज में मिला लिया गया? तो अवध को कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। ठीक है, चलिए अब बंगाल की बात करेंगे। हम लोगों ने हैदराबाद को देख लिया, अवध को देख लिया, बंगाल की बात कर लीजिएगा। ये तीनों प्रांत से एक प्रश्न रहेगा आपका। ठीक है, तो चलिए बंगाल की देखते हैं। मुगल सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी को फायदा उठाकर मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र बना दिया। ठीक है, यानी बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, उसने बंगाल को स्वतंत्र बना दिया। अब क्या हुआ उसके बाद? तो उसने प्रशासनिक सुविधा के लिए अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, पहले राजधानी कहाँ थी? ढाका, लेकिन वह मुर्शिदाबाद उसको क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया अपने आसान के लिए। ठीक है, 1735 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन खां तथा सरफराज खां बंगाल के सूबेदार बने। ठीक है, जब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो गई तो वहाँ के सरदार कौन बने? सुजाउद्दीन खां और सरफराज खां बने। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां सरफराज खां की हत्या कर बंगाल का नवाब बन गया। देखिए इस तरह से हत्या का सिलसिला चलते रहा एक दूसरे के क्रम में। और यहाँ पे क्या हुआ? राज्य जो है यहाँ पे जो है आपका जो प्रांत है वो कमज़ोर होते गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला था। अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला था। यहाँ तक आ गया। अब देखिए इस बीच होता है प्लासी का युद्ध। याद रखिएगा प्लासी का युद्ध, यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो उस बीच हुआ प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ। ये किसके बीच हुआ? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको अंग्रेज कह लीजिए, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हो गया था। सिराजुद्दौला जो अभी अंतिम नवाब था,
के बीच लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया और बंगाल पर अपना पकड़ मजबूत कर लिया। इस तरह से सिराजुद्दौला को क्या हुआ, प्लासी के युद्ध में हारना पड़ा और जीत किसका हुआ, अंग्रेज को हुआ। इसलिए अंग्रेज ने मजबूत वहाँ पर पॉइंट कर लिया और उसको हटा दिया। ठीक है, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया, रॉबर्ट क्लाइव ने किया। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। तो यहाँ पर दो को पूछता है, बक्सर का युद्ध में किसने किया और प्लासी का युद्ध में किसने किया। चलिए एक ट्रिक्स आपको बता देते हैं कि आप कभी भी भुलाइएगा नहीं। ठीक है, ट्रिक है, पी कर बकता है मूर्ख, पी कर बकता है मूर्ख। बहुत बार हम लोग कह देते हैं कि पी कर बकता है रे मूर्ख। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन याद करने का तरीका है, पी में प है, प से प्लासी का युद्ध होगा और कर में यहाँ पर देखिए र से रॉबर्ट और क से क्लाइव, यानी प्लासी का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया। अब बकता है मूर्ख, तो बकता में बक से है देखिए बक्सर का युद्ध, और है से देखिए होता है हेक्टर, और मूर्ख में मूस होता है मुनरो। यानी बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन ने किया, तो हेक्टर मुनरो ने किया। दोनों को याद रख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 और इसका युद्ध 1764। ठीक है, चलिए अब राजपूतों की वतन जागीरी को हम देख लेंगे। मुगल सत्ता की बढ़ती कमजोरी का फायदा जो है वतन जागीरदार स्वतंत्र होने से होने लगे। ठीक है, औरंगजेब की नीतियों के कारण मेवाड़, मारवाड़ तथा आमेर ने तीनों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, औरंगजेब की जो नीति थी उसके कारण आमेर के राजा, मेवाड़ के राजा, मारवाड़ के राजा तीनों ने यहाँ पर मुगलों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, मारवाड़ जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। पूछता है कि मारवाड़ जो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी। ठीक है, 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर के सवाई जय सिंह थे। वे एक विख्यात राजनेता, कानून निर्माता, सुधारक और विज्ञान प्रेमी थे। ठीक है, सवाई राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी जयपुर बनाई और उन्होंने ही जयपुर शहर की स्थापना की। ठीक है, सवाई राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, जयपुर, और उन्होंने ही जयपुर शहर की स्थापना की। याद रखिएगा, पूछेगा कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की, तो जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह या सवाई राजा जय सिंह ने की। ठीक है, और जयपुर उसने बनवाया भी। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिख के बारे में पढ़ना है, तो सिख के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स ला दें आपको, क्योंकि किताब में है, तो थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा, यहाँ से हो सके एक प्रश्न आपके एग्जाम में रह जाए। ठीक है, सिख में 10 गुरु हुए, 10 गुरु के नाम याद करने का आपको टिक्कियाँ बता दिए। देखिए साहब, पहला है गुरु नानक। ठीक है, पहला कौन है, गुरु नानक, 1469 से 1538 ईस्वी। इनका जन्म जो है तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था और इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। ठीक है, प्रश्न हो जाएगा सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो गुरु नानक ने। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ, तो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेकंड नंबर इनका गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। बस याद रखिएगा, यही प्रश्न पूछता है कि गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो है गुरु अंगद ने किया। ठीक है, इनसे एक मेन पॉइंट जो बन रहा है वो हम लेके आए हैं, जो एग्जाम में आए हैं। गुरु अमरदास ने क्या किया, तो गुरु अमरदास ने सिख संप्रदाय को मजबूत बनाया। गुरु रामदास ने क्या किया, चौथे गुरु, तो अमृतसर शहर की स्थापना किया। यानी रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना किया। गुरु अर्जुन देव कौन थे, तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बनवाया और खुसरो का आशीर्वाद देने पर जहांगीर ने फांसी दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिया था। किसने दिया था, जहांगीर ने। किसके लिए दिया था, तो खुसरो का आशीर्वाद देने के कारण। ठीक है, चलिए गुरु हरगोविंद का क्या काम है, तो अकाल तख्त की स्थापना की और सिखों को लड़ाकू जाति बनाया। ठीक है, गुरु हरगोविंद क्या किए, तो अकाल तख्त की स्थापना की है और सिखों को लड़ाकू जाति में कन्वर्ट किए हैं। ठीक, गुरु हरराय के साथ क्या हुआ, तो मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिए थे गुरु हरराय। गुरु हरकिशन क्या था, तो चेचक के कारण शीघ्र ही अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई। चलिए, बहुत अल्पायु में किसकी मृत्यु हो गई, सिख के कौन गुरु, तो 8वें गुरु। और कैसे हो गए, तो यहाँ पर चेचक के कारण हुआ था। गुरु तेग बहादुर, इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दी। तो सिखों के 9वें गुरु, पूछता है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो सिखों के अंतिम और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। याद रखिएगा, सिखों के अंतिम कहिए
या 10वां गुरु कहिए, वो थे आपको यहाँ पे सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1666 ईस्वी पटना में हुआ था। इनका निवास स्थान कहाँ है जहाँ रहते थे? तो आनंदपुर साहिबा में था। ठीक है। 1699 ईस्वी बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी और पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या देखिए यहाँ पर 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान ने किया था। याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या की गई थी और 1708 ईस्वी में किया गया था। और कौन किया था? तो गुल खान नामक पठान ने किया था। ठीक है, और नांदेड़ नामक स्थान पर हुआ था। इस सब प्रश्न में आ जाते हैं। चलिए, अब मराठा साम्राज्य की हम बात करेंगे। मराठा साम्राज्य को देखिए, एक ट्रिक से हमने बनाया है। शिवाजी शाह जी को साल देकर पुणे और गंगा साथ गए। शिवाजी शाह जी को साल देकर पुणे और गंगा साथ गए। ठीक है, चलिए इसको एक क्रम से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला था शिवाजी शाह जी को साल। ठीक, तो शिवाजी क्या है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे, याद रख लीजिएगा। शाह से क्या है? तो इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था। जी से क्या मतलब है? तो इनके माता का नाम जीजाबाई था। जी का मतलब जीजाबाई। को से क्या हो गया? तो शिवाजी के गुरु या दादा का नाम था कोंडदेव, तो को से हो गया कोंडदेव। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साल। ठीक है, पत्नी का नाम था सालाबाई निम्बलाकर। देकर में दे, शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। र से रायगढ़, शिवाजी की राजधानी रायगढ़। ठीक है, और पुणे का मतलब क्या है? इनका जन्म पुणे के सिवनेर महल में हुआ था। ठीक है। गंगा, इनका राज्याभिषेक वाराणसी प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा करवाया था। गंगा का मतलब गंगा भट्ट है। इनका राज्याभिषेक जो है कौन करवाया था? तो गंगा भट्ट ने करवाया था। ठीक है। 7, इनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे। इनके आध्यात्मिक का गुरु कौन थे? समर्थ रामदास थे। ठीक है, चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्य एक कड़ी चलते चलते हम लोग देखेंगे, जो कि आपको किताब में दिया हुआ है। महत्वपूर्ण तथ्य से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका कंप्लीट होगा। एक नज़र सब कुछ कवर करेंगे हम लोग, जितना पढ़ें उसी का यहाँ पे शॉर्ट में है। ठीक है, शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके शिक्षक संरक्षक दादा कोंडदेव थे। याद रखिएगा, उनके दादा का नाम कोंडदेव था, उनके गुरु भी कोंडदेव थे। ठीक है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। याद रखिएगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था। याद रखिएगा, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? रायगढ़ में करवाया था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। याद रखिएगा, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री का पद सबसे ऊंच होता था। ठीक है, उनके दरबार शिवाजी में मराठी भाषा को अपनाया गया था। यहाँ पर मराठी भाषा को अपनाया गया था। बाजीराव प्रथम के समय इस क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार लिया गया था। चौथ कर में भू राजस्व का 1/4 भाग वसूला जाता है, और सरदेशमुखी कर में जो देशमुख आ रहा है, 10 मुखी आ रहा है, तो वो 10 साल के लिए हो गया, तो 1/10 भाग वसूला जाता था। चौथ माने 4, तो 1/4 भाग। सरदेशमुखी मतलब 1/10 भाग, ऐसे वसूला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अगला पॉइंट है। मुगल सम्राट औरंगजेब के बाद सभी उत्तराधिकारी अयोग्य थे जो विशाल मुगल साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। यानी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण उसके योग्य उत्तराधिकारी का नहीं होना। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल दरबार कई गुटों में बटा हुआ था, जैसे तुरानी, ईरानी, सिया, सुन्नी। इसके बाद भी यहाँ पर जो है अंग्रेज हावी होते चले गए। 1939 ईस्वी में नादिर शाह जो ईरान ने दिल्ली पर आक्रमण कर बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया तथा ढेर सारा सोने चांदी और कीमती जेवरात यहाँ से लूटकर ले गया। वह यहाँ से तख्ते हाउस, मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा को भी लूटकर ईरान ले गया था। याद रखिएगा, नादिर शाह के बारे में याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से रहेगा। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 ईस्वी में 1761 ईस्वी तक 5 बार भारत पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 5 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसने 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया। ठीक है, किसको पराजित किया? मराठों को हराया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने भारत से निर्वासित कर रंगून भेज दिया, जहां 1862 ईस्वी उनकी मृत्यु हो गई और वहीं से दफना दिया गया। ठीक है, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था।
18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई राज्य, अवध, हैदराबाद, बंगाल आदि अलग होकर स्वतंत्र हो गया। ठीक है, इनसे क्या हो गया, राज्य ये सब अलग होकर स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का संस्थापक चिनकिलिच खा असफ जा था, उसने निजाम उल मुल्क की उपाधि की थी। ठीक है, सैयद बंधु जिसको अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां हैं, उनको नृप निर्माता के नाम से जाना जाता है और उनको किंग मेकर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक सआदत खान बुरहान उल मुल्क था। ठीक है, स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र बनाया। उसके उत्तराधिकारी सुजाउद्दीन खां, सरफराज खां, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला आदि थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 ईस्वी में हुआ। उन्होंने अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक अमेर का सवाई जय सिंह थे। वे एक विख्यात राजनेता थे, कानून निर्माता थे, सुधारक और विज्ञान प्रेमी थे। उसने जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक ढंग से की थी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे। इस धर्म में कुल 10 गुरु हैं। नानक जी इस धर्म के पहले गुरु थे, जबकि गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु थे। ठीक है, चलिए। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सिखों का नेतृत्व बंग बहादुर ने किया, जिसकी हत्या मुगलों ने कर दी। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे, याद रखिएगा। जब जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन और बदन सिंह ने किया। सूरजमल के समय जाटों की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। ये जाट है, यानी जाटों की राज्य की स्थापना किसने, चूड़ामन ने किया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तो इस तरह से आपका क्या है कि यहाँ पे थ्योरी क्लास आज आपका समाप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट डे आएंगे, आपका यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स रहेगा, और नेक्स्ट डे हम आएंगे आपका किस पर, तो नेक्स्ट डे आपका आएंगे MCQ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर। ठीक है, तो आप सभी डेली हिस्ट्री का सेशन शाम को 8 बजे जुड़ के कर सकते हैं, और हो सके तो आप यहाँ से हिस्ट्री का सारा नोट्स से SST का ले लीजिएगा। सब कुछ आपको हैंड रिटन बना हुआ है, बहुत कम प्रश्न है और बहुत ज़्यादा वहाँ से प्रश्न आपके रहेंगे, इसलिए ज़रूर जुड़िएगा वीडियो देखने के बाद। वीडियो के अंदर जुड़े रहे, धन्यवाद।